कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे शरीर के भीतर ही चल रही होती है और हमें पता नहीं चलता। थकान आम लगने लगती है, बुखार हल्का लगने लगता है, लेकिन इन्हीं मामूली से दिखने वाले लक्षणों के पीछे छिपा हो सकता है एक गंभीर रोग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एक गंभीर विषय पर जिसका नाम है ब्लड कैंसर। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन अगर समय रहते पता चल जाए तो इससे जंग जीती जा सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र शर्मा, जो हमें बताएंगे कि ब्लड कैंसर क्या है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका डॉक्टर साहब से कोई सवाल है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए आसान भाषा में कि ब्लड कैंसर क्या है और यह किस तरह होता है, इसके क्या क्या प्रकार हैं। ईशा जी, मोटे मोटे तौर पे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा रक्त विकार के बारे में। रक्त विकार जिसमें नॉन कैंसरस रक्त विकार और कैंसरस रक्त विकार। नॉन कैंसर जिसे हम बोलते हैं बिनाइन हेमेटोलॉजी, इसमें आते हैं खून की कमी होना शरीर में, शरीर से खून का ज़्यादा बहना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, शरीर में खून के थक्के जमना, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, और कैंसरस हेमेटोलॉजी जहाँ की ब्लड कैंसर जिसे हम बोलते हैं। मोटे मोटे तौर पे ब्लड कैंसर को हम विभाजित कर सकते हैं ल्यूकीमियाज जो कि तरल तरह के कैंसर्स हैं, लिम्फोमास जो कि गांठ के कैंसर्स हैं। हमारी जो शरीर में लिम्फ नोड्स होती हैं, गले में, बगल में, जांग में लिम्फ नोड्स होती हैं, उनका एनलार्जमेंट होने की वजह से ये लिम्फोमा की एक प्रकार का कैंसर है। और कुछ प्लाज्मा सेल के डिसऑर्डर जिससे हम बोलते हैं मल्टीपल मायलोमा। ल्यूकीमियाज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्रोनिक ल्यूकीमियाज और एक्यूट ल्यूकीमियाज। एक्यूट ल्यूकीमियाज जो कि तेज़ी से बढ़ने वाले कैंसर्स होते हैं, अचानक ही पता लगता है, सिम्टम्स काफ़ी फास्ट आते हैं। क्रोनिक ल्यूकीमियाज जो सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं और लेट में पता लगते हैं, और इसी से विपरीत होता है प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर जिसे मल्टीपल मायलोमा बोलते हैं। उसे हम आगे डिटेल में विस्तार में आगे डिस्कस करेंगे। जी सर, आपने एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकीमिया के बारे में बताया। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कैंसर का जब भी जिक्र आता है तो लोगों में एक भय होता है, एक डर होता है, वो इस पर बात करने से भी कतराते हैं। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो शुरुआती सिम्टम्स हम जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो डॉक्टर से सलाह लें, तो ऐसे कौन से? ईशा जी, देखें जैसे हम कैंसर को, ब्लड कैंसर के जो सिम्टम्स हैं साधारण तौर पे ये कॉमन बीमारियों से ही कुछ मिलते जुलते रहते हैं जी। जैसे हमें बार बार बुखार आता है, आसानी से बुखार ठीक नहीं हो रहा है, भूख कम लगना, वज़न कम होना, रात को अत्यधिक पसीना आना, गले में बगल में गांठों का बढ़ जाना, लीवर स्प्लीन का एनलार्जमेंट होना, ये कुछ साइन और सिम्टम्स कॉमन होते हैं। शरीर से, नाक से, दांत से, मल द्वार से खून आना, शरीर पे लाल लाल काले काले चकत्ते आना, ये कुछ सिम्टम्स और साइंस हैं जो कि कैंसर की ओर दर्शाते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आए तो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, अपने चिकित्सक से, अपने हेमेटोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए कि ये सिम्टम्स क्यों हैं, और उनको टाइमली देखा जाए तो हम काफ़ी सारे ब्लड कैंसर्स को सही टाइम पे डायग्नोस कर सकते हैं। और सही टाइम पे डायग्नोस होने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या रहता है कि हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो हमारा क्योर रेट, जो कैंसर से लड़ने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और हमारे सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं क्योर के, और हम काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि हम सही हो सकते हैं। साथ में कॉम्प्लिकेशंस कम आती है, शरीर को खतरा कम होता है और खर्चा कम लगता है, और हमारे सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस इज की टू द सक्सेस ऑफ आवर कैंसर डिसऑर्डर्स। सर, आपने बताया कि बार बार बुखार आता है, रात को पसीना आता है, तो अगर मान लीजिए किसी को इस तरह की समस्या है तो क्या एक आध हफ्ते वेट करना चाहिए या फिर कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अब जो कैंसर ऐसे देखें कि जैसे बार बार आपको बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, हमारे देश के अंदर टीबी बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। ये सिम्टम्स टीबी के भी हो सकते हैं, पर आपको कुछ भी इन्फेक्शन तो है ही, आपको अपने चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। हम 2-3 सप्ताह भी क्यों वेट करें, हमें को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, भूख कम लगना है, नॉर्मल विषय नहीं है, बार बार बुखार आना नॉर्मल कारण नहीं है, हम कह रहे हैं चले कैंसर नहीं है,
हमको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उस इन्फेक्शन को बढ़ा के डॉक्टर के पास जाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको कुछ भी अलग लगता है तो हम जब मैं तो अपने हर पेशेंट को जब भी मेरे क्लिनिक में आते हैं, अस्पताल में आते हैं, एक बात उनको पूछता हूँ कि आप अपने पास गाड़ी है, आप उसकी सर्विस साल में कितनी बार कराते हैं? पेशेंट मेरे से कहते हैं सर मैं साल में 2 बार अपनी गाड़ी की सर्विस कराता हूँ। मैं कहता हूँ आप अपनी सर्विस कितने साल में कितनी बार कराते हैं? अगर आपको कुछ सिम्टम, सर्विस तो अलग बात है, कुछ सिम्टम्स आए तो सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुँचने में आप ही का फायदा है। अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमको डर लगता है कि इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, कितनी टाइम गाड़ी में पड़ी रहेगी गैराज में, और जब हम खराब हो जाएंगे तो कितना खर्चा लगेगा और कितने सा टाइम अस्पताल में जमा हो जाएंगे ये भी पता नहीं है। तो जब हम गाड़ी का इतना ध्यान रख सकते हो, अपना स्वयं का ध्यान क्यों नहीं रख सकते? बिल्कुल। और ऐसा कहा भी जाता है कि शरीर एक मंदिर है, तो उस तरह से हमें मंदिर की तो ध्यान बहुत मंदिर का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। सर एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया का आपने जिक्र किया, तो एक्यूट वाला जो है वो क्या तेज़ी से फैलता है, और अगर हमारे दर्शकों को समझाना हो तो आप आसान भाषा में जैसे कि वर्ड को हम अगर देखें, एक्यूट मतलब जो तेजी से बढ़ने वाला है, बिल्कुल, क्रोनिक जो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अगर इसको इंग्लिश को हम हिंदी में डरे तो तेजी से बढ़ने वाला, तेजी से बढ़ने वाला जो कैंसर बहुत स्पीड में चल रहा है, उसके सिम्टम्स, साइंस बहुत फास्ट लेवल पे आएंगे, कुछ ड्यूरेशन के होंगे, कुछ सप्ताह के होंगे। क्रोनिक कैंसर्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, साइन सिम्टम्स साल मंथ्स के अंदर और सालों के अंदर आते हैं, तो सिम्टम्स उसमें धीरे धीरे चलते हैं। इसमें सिम्टम्स कुछ टाइम के होते हैं, एक्यूट जल्दी आते हैं, तो इसलिए इसमें हम ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से विभाजित करते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। सर मेडिकल में बहुत तरह के एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि AI आ रहा है और कई तरह की चीज़ें हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम कैंसर जो होने वाला है, मान लीजिए 10-15 साल बाद, उसको पहले से ही हम डिटेक्ट कर पाएँ और उस मरीज़ की जान बचा पाएँ? इस तरह का कोई हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली एक प्रोसेस चलता है। हम देखेंगे हमारा लाल खून है जी, एक विशेष मात्रा तक है, 13-14 हमारा एक नॉर्मल वैल्यू हम देख रहे हैं, 13 तक 12-13 तक आ रहा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन। WBC काउंट 4000 to 10,000 रहेंगे, प्लेटेट काउंट 1.5 लाख to 4.5 लाख तक आपके रहेंगे। शरीर में ये सिस्टम है, पुराने सेल टूटेंगे, नया सेल बनेगा, ये एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है। अगर ये प्रोसेस टूट गया, सेल्स नए बनते रहेंगे, पुराने सेल्स नहीं टूटेंगे, डेथ ऑफ सेल्स नहीं होगी, तो अपॉप्टोसिस जिसे हम बोलते हैं हमारी साइंस में, तो सेल्स नहीं टूटेंगे, सेल्स बढ़ते रहेंगे, इसे हम कैंसर बोलते हैं। तो ब्लड कैंसर्स के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि हम कुछ तरह के जेनेटिक डिफेक्ट हैं। अगर किसी तरह का कैंसर है जो फैमिली में है, वो बच्चों में वो जीन का डिफेक्ट डिटेक्ट पता लगे तो हो सकता है कि वो हम उससे पता कर सकते हैं। बट यूजुअली ब्लड कैंसर्स के अंदर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और कुछ तरह के अलग कैंसर, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। ब्लड कैंसर्स में इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते कि जो मदर से बच्चों में आ रहा है, मदर फादर से बच्चों में ट्रांसमिट हो रहा है। यस, जो नॉन कैंसरस हैं जैसे थैलेसीमियाज हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, हीमोफीलिया हैं, उनमें ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मदर फादर से बच्चों में आ रहा है। ज़्यादातर देखा जाता है ब्लड कैंसर्स जो ल्यूकीमिया, लिम्फोमाज और मल्टीपल मायलोमा बोलते हैं, वह हमारे शरीर के अंदर एक एक्वायर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक्वायर्ड मतलब हम जैसे जैसे हम जी रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो जीन्स हो रहे हैं। सर इस स्पीच में आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जी। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? नमस्कार मैडम, सिरसा से श्रीवास्तव बोल रहे हैं जी। हाँ जी, बताइए आपका डॉक्टर साहब से क्या सवाल है? हेलो, हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो मैडम, सिरसा से श्रीवास्तव बोल रहे हैं। हाँ जी जी, आपका डॉक्टर साहब से क्या सवाल है? सर आप अपनी टीवी की वॉल्यूम अगर कम करेंगे तो आप हमें सुन पाएंगे। हेलो डॉक्टर साहब, से ये सवाल है कि मैं सांस बहुत चढ़ता है एक तो। सर आप अपना सवाल एक बार रिपीट करेंगे आप, और टीवी आप अपने सेट से थोड़ा दूर हो जाइए सर। हाँ, मेरे ख्याल में वो ब्लड कैंसर के बारे में पूछ रहे थे, तो सर आप एक बार उनका जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल पूरा समझ नहीं पाया उनका, कुछ डिस्टर्बेंस था।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर, हम एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकेमिया के बारे में बात कर रहे थे, हमने ब्लड कैंसर पे भी बात की, तो ये बच्चों में भी आजकल बढ़ रहा है, क्या हम कह सकते हैं? और अगर बच्चों में हो रहा है तो क्या कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम एक बार देख सकते हैं? कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं और कुछ तरह के कैंसर्स एल्डरली, ओल्ड एज के अंदर कॉमन होते हैं, जैसे कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, हॉजकिन लिम्फोमा, ये बच्चों में ज़्यादातर देखे जाते हैं। इसके विपरीत क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, हेरिस सेल ल्यूकीमिया, इस तरह के कुछ कैंसर्स हैं जो कि एल्डरली पॉपुलेशन में, मल्टीपल माइलोमा जो कि मिडिल एज टू एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे आपने मुझे सिम्टम्स के तौर पे हमने डिस्कस करा, एक्यूट कैंसर्स हैं जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, बार बार बुखार आता है, आसानी से रुकता नहीं है, सिम्टम्स और साइंस बहुत कम ड्यूरेशन के रहेंगे, कुछ सप्ताह के सिम्टम्स हैं, कुछ दिन के सिम्टम्स हैं। बच्चा बुखार आ रहा है, नाक से दांत से लड़ से खून आ रहा है, शरीर पे लाल लाल काले काले चकते आ रहे हैं, मीन्स ये एक्यूट सिम्टम्स हैं जो कि एक्यूट कैंसर के बारे में दर्शा रहे हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया ALL या AML हो सकता है बच्चों के अंदर। इसके विपरीत क्रोनिक ल्यूकीमियाज जैसे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो एडल्ट में पॉपुलेशन में, एल्डरली पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, इसके सिम्टम्स कुछ कॉमन होते हैं और ज़्यादातर देखा जाए तो CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ये असिम्प्टोमेटिक कंडीशन में ज़्यादातर मिलते हैं। असिम्प्टोमेटिक कंडीशन मींस जहाँ पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है। आजकल हम अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, इंश्योरेंस पर्पज से करा रहे हैं, या हमें मान लीजिए कोई खांसी जुकाम हुआ है, हमने टेस्ट कराया है, हम डॉक्टर से विजिट करने गए, किसी कारणवश डॉक्टर ने फिजिकल एग्जामिनेशन करा है, रूटीन ब्लड टेस्ट में हमारे WBC ज़्यादा देखने को मिले, या हीमोग्लोबिन ज़्यादा देखने को मिला, या प्लेटेट ज़्यादा देखने को मिला, एग्जामिनेशन में डॉक्टर ने देखा आपके लीवर स्प्लीन बढ़े हुए हैं, तो ये कुछ हैं जो जिससे साइंस हैं और जो है जिससे हम अर्ली कंडीशन में असिम्प्टोमेटिक, जहाँ पेशेंट को तकलीफ नहीं है, तभी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। CML और CLL काफ़ी ऐसे कैंसर हैं जो कि आजकल इतने स्क्रीनिंग, इतने रूटीन इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिनेशन से जल्दी ही पता लग जाते हैं। अब जब ये थोड़ी कंडीशन बढ़ जाती है तो अब सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, मींस पेशेंट को भूख कम लगने लगती है, वजन कम होने लगता है, लीवर स्प्लीन का बढ़ जाना, ये CML के कॉमन सिम्टम्स है। इसके विपरीत क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के सिम्टम्स हैं कि कॉमन सिम्टम्स तो है, भूख कम लगना, वजन कम होना, गले में, बगल में, जांग में लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना, ये कुछ सिम्टम्स हैं कि जो कि हमें दर्शाते हैं कि हमें कैंसर का एक आभास देते हैं। सर, आपने जिक्र किया कि हम जैसे साल में एक आध बार या 2 साल में एक बार हम नॉर्मल जो टेस्ट होता है हमारा ब्लड टेस्ट वो करवाते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नॉर्मल साल में 1-2 बार टेस्ट कर लेना चाहिए, ये गलत मैसेज आएगा। मेरा तो जो मैसेज देने का था कि हमको कोई सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। जी। ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें और ओवर द काउंटर आप उनमें जांचें ना कराएं, वो अननेसेसरी रिसोर्सेज ऑफ वेस्ट, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आपको कोई सिम्टम्स हैं, तकलीफ है तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। आप ये ना देखें कि सिम्टम्स बहुत गंभीर हैं कि बहुत हल्के हैं। हल्के सिम्टम्स हैं तब भी दिखाएं, और सिम्टम्स को गंभीर होने से पहले ही डॉक्टर को दिखा लें तो क्या तकलीफ है। जी बिल्कुल। लेकिन सर, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो हमें कराना चाहिए, मान लीजिए 2-3 साल में एक बार या 5 साल में एक बार? नहीं, ये तो देखा जाए कि आपके टेस्ट तो नॉर्मली हो ही जाते हैं। आपको इंश्योरेंस पर्पज से जा रहे हैं तो आपके रूटीन टेस्ट हो जाते हैं जी। हाँ, जब आप अपने जैसे आप मिडिल एज में पहुंचते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इसका टेस्ट होता है, तो साथ में आपका एक CBC टेस्ट भी हो जाता है, यूरिन टेस्ट भी हो जाता है। CBC टेस्ट में यूरिन रूटीन हमको पता लग जाता है कि लाल खून की स्थिति कैसी है, कम है तो एनीमिया है, ज़्यादा है तो इसमें बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा, एक तरह का ब्लड कैंसर जिसमें लाल खून ज़्यादा बढ़ने लगता है, हीमोग्लोबिन, जो कि 15, 16, 17, 18, 20, 22 तक पहुंच सकता है। यानी अगर आपके रिजल्ट में इस तरह का हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा है तो उससे भी अब नॉर्मल है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अमृत है, पानी की कमी हो जाएगी तो सूखा हो जाएगा, हाँ। पानी की ज़्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी। वैसे ही हर सेल का एक नॉर्मल रेंज है, उससे कम होना है तो दैट इज एबनॉर्मल, ज़्यादा होना भी एबनॉर्मल है। वैसे WBC 4 से 10,000 नॉर्मल है, 4,000 के नीचे वो भी एबनॉर्मल है। कुछ तरह के कैंसर है जैसे हेरी सेल ल्यूकीमिया है, तो वहाँ आपके काउंट्स कम होते हैं, WBC कम होने लगते हैं, प्लेटेट कम होने लगते हैं। पेशेंट को जैसे कुछ सिम्टम्स हमने बताए, भूख कम लगना, वजन कम होना, लीवर स्प्लीन का बढ़ जाना, ये हेरी सेल ल्यूकीमिया के कुछ सिम्टम्स हैं और लैब रिपोर्ट हमको बता सकती है। काउंट कम है, कुछ चल रहा है शरीर में, देखना चाहिए। प्लेटलेट्स जो कि 1.5 से 4 लाख 4.5 लाख तक के होते हैं, अगर वो कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया,
ओके। प्लेटलेट का कम होना एक बीमारी है, प्लेटलेट ज़्यादा रहते हैं वो भी एक तरह की तकलीफ है, इसे बोलते हैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, एक तरह का ब्लड कैंसर है। ज़्यादा होने के प्लेटलेट के कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर से खून गिर रहा है, खून की कमी। हमारे हिंदुस्तान में रक्त जो हम बोलते हैं एनीमिया काफ़ी कॉमन है, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी, इस तरह के कॉमन एनीमियाज़ हैं। एनीमिया की वजह से भी प्लेटलेट का काउंट बढ़ सकता है। तो नॉन कैंसरस कंडीशन है, कुछ इन्फेक्शन है, आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, उससे आपका प्लेटलेट बढ़ सकता है, दैट इज़ नॉन कैंसरस। बट वो एक कैंसर भी हो सकता है, इसे बोलते हैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये हम कुछ डिसाइड ना करें, कुछ भी अबनॉर्मल चल रहा है डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सर एनीमिया ऐसा होता है कि एनीमिया पेशेंट्स को ज़्यादा रिस्क रहता है या इस तरह का? एनीमिया एक हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं, यहाँ से हमारा खून बनता है, लाल खून, सफ़ेद खून और प्लेटलेट तरह का खून। अगर बोन मैरो के अंदर अस्थि मज्जा में कैंसर सेल डेवलप होने लगेंगे और ज़्यादा कैंसर सेल्स होंगे तो नॉर्मल सेल्स कम होने लगेंगे, जो हमारा लाल खून कम होने लगेगा और प्लेटलेट कम होने लगेगा। तो लाल खून कम हो रहा है, कैंसर का साइन हो सकता है। बट क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एनीमिया एक कॉमन कंडीशन है, जो कि ज़्यादातर देखा जाए मोर देन 70% पॉपुलेशन के अंदर एनीमिया का अगर कारण देखा जाए तो दैट इज़ न्यूट्रिशनल एनीमिया। ओके। हमारे खान पान में आयरन, विटामिन की कमी होने से है, तो हर चीज़ कैंसर नहीं है। हाँ, बट वो एनीमिया है, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये कैंसर नहीं हुई है तब भी आपको खून कम हो रहा है तो आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं जी सकते हैं। खून कम है तो आप कैसे काम करेंगे, आप थक जाएंगे, आप चिड़चिड़े बन जाएंगे, हाथ पैर में दर्द दुखेगा, चक्कर आता है, सांस फूलने लगता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है। आप अपना वर्क परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते हैं। कैंसर नहीं, पर आपको खून कम होना भी एबनॉर्मल है, डॉक्टर से जरूर मिले। खून क्यों कम है इसका कारण देख के, हाँ ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसे करेक्ट करा जाए, ये कैंसर का एक साइन सिम्टम है तो उसे ट्रीट करा जाए। तो हर चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करें। हम ज़्यादातर देखते हैं कि चिड़चिड़े हो रहे हैं, थकान हो रही है, हम इससे स्ट्रेस ऑफ लाइफ बोलते हैं कि हमारे शरीर के मतलब हमारा जो आसपास माहौल है उसे हम ये स्ट्रेस के दौर पे ले लेते हैं, बट जो कि ऐसा नहीं है, वो शरीर में कुछ अबनॉर्मल चल रहा है, उसे हम पहचान नहीं पाते। तो ऐसा कुछ सिम्टम्स रहे तो अपने डॉक्टर नहीं तो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। डॉक्टर किसी तरह से आप कंसल्ट करें, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि अबनॉर्मल है कि नॉर्मल है, उसको ट्रीटमेंट करा जा सकता है। जी सर, ब्लड प्रेशर जैसे एनीमिया आपने बताया, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के भी कई मरीज़ हैं हमारे देश में, ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये भी इससे रिलेटेड है? हम देखेंगे ब्लड कैंसर और ब्लड प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। हाँ, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है और एजेड पॉपुलेशन होती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एक कॉमन बीमारी हो चुकी है, ये कोमॉर्बिडिटीज़ में आता है। अगर कैंसर पेशेंट को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है तो उन्हें रिस्क ज़्यादा रहती है, ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आते हैं, बट दिस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द और कैंसर। सर, अगर किसी को लक्षण जो है, शुरुआती लक्षण पता पड़ जाए और अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो क्या क्या चांसेस हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से शुरू होता है? अब हम एक एग्जांपल, आपने जैसे पूछा तो मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि जैसे हमने बोला क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसमें हमारे WBCs काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इसे हम 3 स्टेजेस में विभाजित करते हैं, क्रोनिक फेज़ पहली स्टेज, एक्सीलरेट फेज़ सेकंड स्टेज और ब्लास्ट क्राइसिस। अगर ये क्रोनिक फेज़ में डिटेक्ट होता है तो हम सिंपली दिन में 1 गोली या सुबह शाम गोली लेके जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। पेशेंट सालों लंबे टाइम अच्छे, जैसे नॉर्मल आदमी जीते हैं वैसे पेशेंट CML वाले फर्स्ट स्टेज में जीने चाहिए। अगर यही कैंसर सेकंड या थर्ड स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज जो कि ब्लास्ट क्राइसिस होता है, अगर ब्लास्ट क्राइसिस में कैंसर ये पता लग रहा है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ट्रीटमेंट काफ़ी इंटेंसिव कीमोथेरेपी जाती है, पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कैंसर आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की तरह उसे ट्रीट कर सकते थे, अब आपने उसको लेट डिटेक्ट करके अपने लाइफ को रिस्क में लिया है, खतरा बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया है और सक्सेस रेट पुअर हो गई आपकी। जो हम नॉर्मल तरीके से जी सकते थे, हम एक एबनॉर्मल कंडीशन में आ गए। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की टू आवर सक्सेस ऑफ आवर कैंसर, ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट। सर, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो क्या वो पूरी तरह से तो जैसे अब CML में आज से हम 20 साल पहले बोला करते थे पेशेंट ज़्यादा लंबे टाइम नहीं जिएंगे, फिर दवाओं का इजाद हुआ, जैसे अमेरिका के अंदर न्यूज़ जो मैगज़ीन है जी, नेचर के अंदर प्रकाशित हुआ, इमेटिनिब करके गोली आती है, दैट इज़ अ मैजिकल बुलेट।
मैजिकल बुलेट इमैटिनिव जैसी ईजाद हुई, पेशेंट खाएं दवा खा रहे हैं और नॉर्मल जीने लगे। फिर हमारे साइंस ने और तरक्की करी, फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, दूसरी तरह की दवाएं आई और अच्छा काम करने लगी। आज हम कुछ % पेशेंट्स को CML से दवा से मुक्त भी कर सकते हैं। पर यह प्लेटफॉर्म गलत होगा जब मैं ये बोलूँगा, क्योंकि हमारा भी सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कैंसर पेशेंट्स दिखाएं और दवा बराबर लें। वह दवा को छोड़े नहीं, अगर आराम आ रहा है तो दवा को ना छोड़ें, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा को नहीं छोड़ें। CML क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में मुझे अपने क्लिनिक पे या अस्पताल में जब मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि पेशेंट दवा छोड़ के फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज में पहुँच जाते हैं। झाड़ा फूंक जड़ी बूटी के चक्कर में जो कैंसर आपका अच्छा चल रहा होता है वो थर्ड स्टेज में आ जाता है, अच्छे हो गए दवा छोड़ देते हैं। और जबकि कैंसर का धीरे धीरे बढ़ने की प्रकृति है, वो कई सालों में धीरे धीरे बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आने में उससे 2-3 साल का समय लगने वाला है। अब आपकी डिजीज बहुत अच्छी कंट्रोल हो गई, आपने इसको बंद कर दिया, 2-3 साल में आप झाड़ा लगवा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, जड़ी बूटी रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि दवा का असर है तब तक। जैसे दवा का असर चला जाएगा बीमारी बढ़ जाएगी, सेकंड से थर्ड स्टेज में आ जाएगी, लाइलाज हो जाएगा कैंसर, या काफ़ी ज़्यादा खर्चा और खतरा हो जाएगा। ऐसा ना करें, अपने चिकित्सक की सलाह से डिसाइड करें कि क्या करना है। यानी अगर पहले स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो हमारा सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है, क्योर रेट बढ़ जाता है, खतरा कम होता है और खर्चा कम होता है। सब चीज़ों में हमारे विन विन सिचुएशन है। जी सर, वैसे तो हम जब कैंसर की बात करते हैं तो इसके कोई ऐसे कारण नहीं होते कि जुकाम हो गया या वो लंबे समय तक चल रहा है या कोई थकान है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि हमारे लाइफस्टाइल में हो या कोई खान पान में कोई दिक्कत हो, अगर कोई ऐसा कारण आप बता पाएँ, 2-3 कारण जिनसे इस तरह की स्थिति बन सकती है, तो वो कौन से होंगे? नॉर्मली ब्लड कैंसर जो कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा है, इन्हें एग्जैक्ट कारण हम नहीं बता सकते हैं। ये हमारे जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से होता है। ये जीन्स में डिफेक्ट अक्वायर्ड म्यूटेशंस हैं। अक्वायर्ड मीन्स जो कि आप जैसे जैसे हम जी रहे हैं जीन्स में डिफेक्ट होने लगता है। जैसे हम बड़े होते हैं, हम एल्डरली होते हैं, हमारे जीन्स वीक होते रहते हैं, वैसे ही जीन्स में म्यूटेशन होते हैं। अब ये म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। आजकल जो हमारे एनवायरनमेंट में जितना पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन, रेडिएशन एक्सपोजर, पेस्टिसाइड का अत्यधिक मात्रा में यूज़ हो रहा है, जो हमारे फूड चेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, हम उसे ग्रहण करते हैं। ये कार्सिनोजेनिक हैं जो हमारे शरीर में जीन्स को डिफेक्ट करते हैं। सर, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हाँ जी, हेलो हेलो सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो। हाँ जी सर, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? ईशा मैडम बोल रही हैं? हाँ जी। हाँ, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहू। जी प्रदीप जी, आपका डॉक्टर साहब से क्या सवाल है? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली आई वांट टू नो व्हाट आर दोस कैंसर वेयर फैमिली हिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन क्लियर? यस यस। सो कुछ तरह के कैंसर्स, सो कुछ तरह के ज़्यादातर हम देखते हैं कैंसर्स के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स जो कि फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे कि मदर से फादर में बच्चों में आना ऐसा कॉमन नहीं देखा जाता है। कुछ तरह के फैक्टर कैंसर फैमिलियल हो सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, ये कुछ फैमिलीज में आ सकते हैं बट बहुत रेयर रहते हैं। ज़्यादातर हम देखा जाता है तो दिस इज एक्वायर्ड डिसऑर्डर, नॉट अ फैमिलियल डिसऑर्डर। ब्लड कैंसर ज़्यादातर हमारे जीन्स जैसे से हम डेवलप होते हैं वो जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से एक्वायर्ड है। जेनेटिक डिसऑर्डर, फैमिली डिसऑर्डर्स बहुत रेयर देखे जाते हैं। लेकिन सर, अगर मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर को है इस तरह का ब्लड कैंसर की कोई हिस्ट्री रही है, तो क्या उसे समय समय पर टेस्ट कराना चाहिए? या हाँ, आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो जरूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप बेसिक इन्वेस्टिगेशन CBC में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो आप जैसे अब अपना रूटीन आपका कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का टेस्ट करते हैं, उसमें CBC की जांच भी होती है, तो आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई रूटीन इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं। पर यूजुअली देखा जाता है तो ये फैमिलियल कैंसर्स में ब्लड कैंसर्स नहीं आते हैं। यानी ब्लड कैंसर्स उतने जेनेटिक नहीं होते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बट दीज आर नॉट एक्वायर्ड कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। जो मदर फादर से हैं, दीज आर एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है सर, हम बोन मैरो टेस्ट की काफ़ी बात करते हैं, तो इसके बारे में आप समझाइए हमारे दर्शकों को। बोन मैरो टेस्ट जैसे मैंने आपको डिस्कस करा कि हमारे शरीर में बोन मैरो होती है जो कि खून बनाने का काम करती है जी। अगर वहीं ये फैक्ट्री है, वहीं अगर फैक्ट्री में डिफेक्ट आ गया तो कैंसर हो जाता है।
अब ये बोन मैरो टेस्ट हमें कुछ तरह के कैंसर के बारे में बता सकता है, जैसे कि तेज़ी से बढ़ने वाले कैंसर्स, एक्यूट ल्यूकीमियाज़ हैं, क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ हैं, CML, CLL है, पॉलीसाइथेमिया वेरा है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस है। वो हमारे बोन मैरो की पिक्चर बताता है कि बोन मैरो में क्या चलता है। बोन मैरो जो कि अस्थि मज्जा जहाँ से हमारे सेल्स बनते हैं। तो एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स को देखते हैं। कुछ एडवांस तरह के टेस्ट कर सकते हैं बोन मैरो में, जैसे फ्लो साइटोमेट्री जिसमें मार्कर टेस्ट बोलते हैं, इम्यूनोस्टोकेमिस्ट्री IHC मार्कर्स कर सकते हैं, जिससे हम एग्जैक्ट देख सकते हैं कि किस तरह के, जैसे हम अब देखा जाए तो अपने फिंगरप्रिंटिंग अलग होते हैं, हमारी शक्ल अलग होती है, वैसे ही कैंसर सेल्स जो देखने में एक से हो सकते हैं, वो मार्कर्स टेस्ट हम बता सकते हैं कि क्या अलग चल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हर कैंसर में जरूरी नहीं कि करना ही है आपको, पर ज़्यादातर कैंसर्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें डायग्नोसिस में मदद करता है। जी सर, अक्सर हम देखते हैं जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं वो मान लीजिए अगर कोई फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कैंसर जो है वो शरीर से ज़्यादा आपकी मानसिक जो वेलबींग है, जो मेंटल स्टेट है, उस पर ज़्यादा असर करता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब भी कैंसर वर्ड एक इतना खतरनाक वर्ड है, हाँ, अगर फैमिली में किसी भी हो जाता है तो पूरी फैमिली को ही शटर कर देता है, तोड़ देता है। उसमें पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि मुझे क्या हो गया, भगवान ने मेरे पर कितना बड़ा प्रहार कर दिया है। तो ये जो हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन काफ़ी वीक हो जाती है। तो जब भी हमारे पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले हम इन्हें मेंटल सेटिस्फेक्शन देते हैं कि आप कैंसर हैं, बट ऐसा नहीं, आज की तारीख में हम काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। हम बोलते हैं हम चांद तारों तक पहुंच चुके हैं। तो कैंसर के लिए हम बहुत सारी नई पद्धति के साथ आजकल हैं। हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन से, कीमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड मेडिसिन हैं, इम्यूनोथेरेपी है, इन मेडिसिन से हम कैंसर को काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। तो जब हम उन्हें समझाते हैं कि आपका कैंसर लाइलाज नहीं है, आप सही हो सकते हैं, तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है। तो एक सांत्वना बहुत इंपॉर्टेंट है मरीजों को देने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि हमें छोटी सी बात भी होती है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, तो कैंसर तो वर्ड बहुत ही ज़्यादा हमारी मानसिकता को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं और कीमोथेरेपी के अलावा भी हम दवाइयों से भी इसका इलाज कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया। आज से मैं जब अपना पढ़ाई कर रहा था, आई हैव डन माय DM क्लिनिकल हेमेटोलॉजी फ्रॉम KM हॉस्पिटल मुंबई। तो जब मैं अपना ये क्वालिफिकेशन ले रहा था, तब के टाइम में कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का यूज़ हुआ करता था, CLL क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया। आज हम, मेरे पास कोई 90 ईयर्स का पेशेंट भी आता है तो मैं कहता हूँ आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप दवा खाएंगे, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की तरह आप अच्छे रहेंगे, एडमिशन की जरूरत नहीं है, टारगेटेड मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। पेशेंट टारगेट मेडिसिन खाते हैं, डिजीज अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाती है, स्वस्थ तरह के जी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कैंसर के अंदर आपको घबराने की जरूरत है। हमारे पास काफ़ी साइंस में एडवांसमेंट्स हैं जो हम हर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अलग अलग एज के हिसाब से ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को उन चीज़ों को समझना चाहिए। हम ये समझाते हैं तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है और ढंग से इलाज लेते हैं। जी सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि अपने कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसे आप खुद डिसाइड ना करें कि ये क्या है क्या नहीं है। चिकित्सक को, आप आसपास हर जगह आजकल चिकित्सक है, वह डिसाइड कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स आपके कैंसरस हैं या नॉन कैंसरस हैं या कुछ नॉर्मल इन्फेक्शन की वजह से हैं। इन्फेक्शन भी तभी उसे ट्रीट करना चाहिए, कैंसर है तो जल्दी डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होगा, हमारा सक्सेस टू ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, हमारा खर्चा कम होगा, हमारे शरीर को कम खतरा होगा और हम कैंसर को विजय पा पाएंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू ट्रीटमेंट, की टू सक्सेस, यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। जी, तो दर्शकों, आज हमने जाना कि ब्लड कैंसर का नाम ज़रूर हमें डराता है, लेकिन अगर समय पर इलाज मिल जाए तो इससे जंग जीती जा सकती है। थकान या खून की कमी जैसे कोई भी लक्षण है उसे नज़रअंदाज ना करें। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए और हमें बताया कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप शरीर की भाषा को समझें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।